नमस्कार आप सभी का। और चुनावों का माहौल है। महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। लेकिन आपकी इच्छा थी कि हम राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पे, उसका एग्जिट पोल आपको आज हम बताएं। तो उसके आंकड़े हम बताने वाले हैं। जितेश सर हमारे साथ में हैं। तो जितेश सर, क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स? देखिए, बहुत दिलचस्प चुनाव देश में हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव तो सुर्खियां बना रहा और झारखंड का भी। महाराष्ट्र का चुनाव क्योंकि माया नगरी मुंबई से मतलब आर्थिक नगरी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प था। जो जानकारी हमें मिल रही है महाराष्ट्र की, उसमें अपर एज बीजेपी को बताई जा रही है। हालांकि सब खिचड़ी पकी हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन अपर एज बीजेपी को। लेकिन बात करते हैं हम तो राजस्थान की, क्योंकि आप सब हमारे दर्शक हैं और राजस्थान के हैं, और राजस्थान में बड़ा दिलचस्प चुनाव है। राजस्थान के जो चुनाव था, उपचुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एक तो नरेश मीणा जी वाला फैक्टर था, नरेश मीणा वाला फैक्टर था। वो निर्दलीय देवली उनियारा से चुनाव लड़े, एक चुन्नू से चुनाव लड़े, जो वो भी दिलचस्प था क्योंकि राजेंद्र गुडा भी, ये सब हाई टीआरपी वाले लोग हैं, तो दोनों का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। तो इसलिए राजस्थान के उपचुनाव में, और हनुमान बेनीवाल तो अपने आप में एक बड़ी टीआरपी की मतलब कह सकते हैं कि हाई टीआरपी व्यक्ति हैं और हमेशा जनता के लड़ते रहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी हम लगातार दिखाते रहते हैं आरएलपी को, तो और केवसर तो हमारा ये लगता है हमारे चैनल का भी गढ़ बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे आरएलपी का गढ़ है, प्यार देते हैं, तो हम इसलिए हमने सोचा कि उपचुनाव जो हुए राजस्थान में 7 सीटों पे, कि उसमें क्या है गणित। तो हमने कई लोगों, कम लगभग मेरी 50 से 100 लोगों से बात हुई है। मैंने कई स्टिंगर्स जो जिले में होते हैं उनसे बातचीत की है, रिपोर्टर से बात की है, अलग अलग लोगों से, न्यूट्रल लोगों से बातचीत की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव में 2 से 3 सीटें बीजेपी ला सकती है। 7 सीटों में से 3 लगता है मुझे बीजेपी की आ जाएंगी, और कांग्रेस की 1 से 2 सीटें, जो मुझे लगता है कि 1 या 2, और आरएलपी मुझे लग रहा है 1 सीट, 0 से 1 हमें लगता है, जो हमने आंकड़े दिए। 0 से 1, हाँ 0 से 1 ज़्यादा चांसेस है कि आरएलपी 1 सीट जीत जाए। मतलब 80-90% चांसेस तो है कि आरएलपी 1 सीट जीत जाएगी। बाकी इस ऑल अप टू डेस्टिनी, इस ऑल अप टू मतलब पीपल। और हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो वो कनिका बेनीवाल को यहाँ आगे दिखा रहे हैं। बीएपी मुझे लगता है 1 सीट तो कंफर्म जीत रही है, 84 वाली, और दूसरी सीट भी जीत सकती है। तो बीएपी 1 से 2 हमने इसलिए दिया है। अदर हमें 0 से 1 दिया है। अदर में हमने नरेश मीणा को आगे रखा है कि नरेश मीणा यहाँ पे चुनाव निकाल सकते हैं देवली उनियारा से। लेकिन एजर साइड वहाँ पर देवली उनियारा में हमें लगता है कि एजर जो साइड है वो देवली उनियारा में बीजेपी के, लेकिन नरेश मीणा भी काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि लास्ट का जो विवाद रहा, थप्पड़ कांड रहा, उससे अलग बात है कि कुछ वोटिंग डाउन हुई है, लेकिन नरेश मीणा ने अच्छा पाला दिया है बीजेपी को। तो एजर साइड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देवली उनियारा में बीजेपी की भी रह सकती है और नरेश मीणा की भी रह सकती है। कुछ फैक्टर्स बता दीजिए अलग अलग कि कहाँ क्या कुछ। देखिए, बड़ी बात है, 3 सीटें बड़ी फंसी हुई हैं, जो बड़ा हर व्यक्ति कंफ्यूज है। मुझे भी कंफ्यूजन वाली स्थिति लग रही है। वो कौन सी? एक तो मुझे लग रहा है कि जो सीट है जुन्नू वाली, बड़ी फंसी हुई सी सीट है। कि शुरुआत में लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी वहाँ जीत जाएगी, और शुरुआत का जब दौर था, जब हम गए थे वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर, तो राजेंद्र गुडा मुस्लिम्स के वोट ले रहे थे और एससी के वोट ले रहे थे और राजपूतों के वोट ले रहे थे। लेकिन लास्ट 2 दिन पहले जब मैंने रिपोर्टर से बात की, चुनाव के बाद बात की, तो उनका कहना था कि राजेंद्र गुडा ने इतने मुस्लिम के वोट नहीं लिए, 4-5 हज़ार के आसपास मुस्लिम्स के वोट लिए हैं। तो वहाँ मुस्लिम बहुल्य वो क्षेत्र है जो विधानसभा है। तो मुझे लगता है कि राजपूतों का काफ़ी साथ रहा। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस भी यहाँ से सीट निकाल सकती है। ओला परिवार का दबदबा रहा है। अगर एक मुश्त होके मुस्लिम्स वोट एम फैक्टर अगर एकजुट होकर अगर ओला परिवार को गया, तो ओला परिवार यहाँ से चुनाव जीतेगा। अच्छा। और राजेंद्र बाबू को भी जाट समाज के वोट गए हैं, तो मिक्सअप गए हैं, जाट के वोट तो बटे हैं। लेकिन अगर ओला परिवार को मुस्लिम्स का वोट 1 साइड मिला है और एससी का मिला है, एससी का वोट नहीं तोड़े हैं, तो यहाँ पे ओला परिवार की एज रह सकती है। 1 सीट तो ये फंसी हुई है। सर, रामगढ़ गए थे आप? हाँ, रामगढ़ भी फंसी हुई सी सीट है, लेकिन रामगढ़ मुझे लग रहा है बीजेपी एजर साइड है। रामगढ़ में 2,09,000 वोट करीब करीब पड़े हैं। जो हमने लोगों से बातचीत की, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आर्यन जुबेर जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा एज हमें यहाँ पर जो सुखवंत सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार है, उनकी दिखाई दे रही है। हमने बहुत से लोगों से बात की, तो यहाँ पर सुखवंत सिंह की जीत नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 2,09,000 टोटल वोट पड़े हैं। और पिछली बार जुबेर खान, जो आर्यन जुबेर के पिताजी थे, जिनका इंतकाल हो गया था, तो 1,05,000 वोट पड़े थे। उस दौरान जय आहूजा को और सुखवंत सिंह को लगभग 70,000 वोट पड़े हैं,
और जय ओझाव का लगभग 33,000। इस हिसाब से तो 1,03,000 वोट होते हैं। अभी की गणित में अगर 1,05,000 वोट आर्यन ले आते हैं तो आर्यन यहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि एससी का वोट अगर आर्यन खान को पड़ा है, मुस्लिम मेव जो बाहुल्य वो क्षेत्र है, अगर मेवों का वोट तो वैसे भी आर्यन जुबैर को ही पड़ना है, तो 80-70 से ऊपर मेव बाहुल्य 70-80 हज़ार मेव हैं। अगर 80-90 हज़ार करीब बताया जा रहा है 80,000 वोटिंग होगी, तो अगर 15,000 वोट भी आर्यन को अगर एससी का पड़ गया या अदर कास्ट का पड़ गया 15 से 20 हज़ार, तो आर्यन यहाँ पे चुनाव निकालते हैं। अगर एकजुट होकर एचएम हुआ इस चुनाव में और सुखवंत सिंह को वोट पड़ गया तो सुखवंत सिंह यहाँ पे चुनाव जीतते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सुखवंत एज पर हैं, चाहे 2-3 हज़ार का ही यहाँ पर अंतर रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी निकाल सकता है, कोई सी पार्टी भी चुनाव। सर सबसे ज्यादा वोट पड़े थे खीमसर में। अब बात खीमसर जो है, खीमसर में जो कंडीशन है, एजर साइड मुझे हनुमान बेनीवाल लग रहा है, कनिका बेनीवाल की जो राजपूत है वो एकजुट बीजेपी को पड़ा है, तो जाट समाज का वोट हनुमान बेनीवाल को पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मतलब वी कैन नॉट से राइट नाउ, इट इज़ नॉट ईजी टू से अबाउट खीमसर, बट एजर साइड खीमसर में मुझे हनुमान बेनीवाल की नज़र आ रही है। हमने बहुत से लोगों से बात की तो यहाँ पर कनिका बेनीवाल 4 से 5 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही है। किरोड़ी बाबा के बारे में क्या? किरोड़ी बाबा का सबसे कम वोट भी पड़े वहाँ पे, वोट कम प्रतिशत कम होना चिंता का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा जानकारी मिल रही है जो बैरवा थे, जो डीसी बैरवा, उनको अच्छे वोट पड़े हैं। डीसी बैरवा, गुजर और एससी का वोट पड़ा है, लेकिन जगमोहन मीणा मुझे लगता है कि कम वोटों के अंतराल से ही जगमोहन मीणा यहाँ पे चुनाव निकाल रहे हैं। एक सीट और है जो जहाँ पे जो कांग्रेस के अमृतलाल मीणा, जिनका बीजेपी के, सॉरी क्षमा चाहूँगा, उनका निधन हो गया था, सलूम्बर सीट। सलूम्बर में जितेश कटारा बीएपी के उम्मीदवार हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे, लगभग 50,000 वोट उनके आए थे, तो ये हो सकता है कि ये टक्कर की सीट है। हालांकि एजर साइड यहाँ पर जो अजयपुर का सटा हुआ इलाका है, तो एजर साइड राजपूत वोट बैंक भी वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, तो एज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस सीट पे सलूम्बर पे बीजेपी की नज़र आ रही थी। सलूम्बर बीजेपी के खाते में मैं देना चाहूँगा, और मैंने बहुत से लोगों से बात की तो सलूम्बर जो सीट है वो बीजेपी के खाते में यहाँ पर है, सलूम्बर सीट। हालांकि जो वोट प्रतिशत है पहले से थोड़ा सा बड़ा है इस बार, और खीमसर में भी आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत अच्छा हुआ है, लेकिन उनियारा और दौसा के अंदर वोट प्रतिशत डाउन हुआ है। अच्छा सर, देवली उनियारा में क्या हुआ होगा, क्योंकि उस दिन एक बड़ी वो घटना भी हो गई थी। देवली उनियारा में देखिए बीजेपी अपर साइड है, और मैं कहा कि नरेश मीणा भी अच्छे वोट बैंक लेके जाएंगे। नरेश मीणा अपने आप में एक लीडर डेवलप हो चुके हैं राजस्थान के, केवल ये नहीं कह सकते कि थप्पड़ मारने से डेवलप हुआ है, लेकिन वो जिस तरह के जुझारूपन से वो चुनाव लड़े हैं, अपने आप में निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ी बात होता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए पार्टी होती है तो सब कुछ होता है। कहते हैं कि पार्टी का बल बड़ा बल होता है, क्योंकि कार्यकर्ता भी होते हैं, बूथ पे बैठने के एजेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। पार्टी का एक बड़ा डर्रा बहुत भारी होता है किसी भी पार्टी का। हालांकि बूथ लेवल तक आपके पास, मतलब बीजेपी को हम देखें तो बूथ अध्यक्ष तक, मंडल अध्यक्ष तक, बूथ कमेटियाँ, मंडल कमेटियाँ, मतलब कितने कार्यकर्ता एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे ही कांग्रेस का डर्रा भी बड़ा मजबूत है, यूथ कांग्रेस, ये कांग्रेस, सेवा दल, 50 तरह के उनकी अन्य NSUI से लेकर कई हैं। लेकिन बात करें निर्दलीय की, तो निर्दलीय के पास इतना सिस्टम नहीं रहता। बात करें 84 की, तो 84 सीधी बीजेपी जीत रही है यहाँ पे, और राजकुमार रोत का फिर डंका आपको बसता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन एजर साइड मेरे को लगता है कि बीजेपी ओवरऑल इसमें प्लस में ही है, क्योंकि बीजेपी की एक ही सीट थी इसमें 7 में से सलूम्बर, वो यहाँ पर उसके अलावा 2 सीट अगर गेन करती है तो ये भजन लाल के लिए खुशखबरी है, और भजन लाल के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक साइड दो मतलब सीट जीत जाएंगे। हालांकि जो 2 से 3 बता रहे हैं, 2 से 3 सीट हो जाएगी, लेकिन मैं बात जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी का पैमाना ये नहीं है जीत हार का। अगर जीत हार का पैमाना किसी की नरेंद्र मोदी रखते तो लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को मैं जितना जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, मुझे लगता है कि उनका पैमाना अलग है, उनका पैमाना अलग तरह का है। किसी भी मतलब उनका पैमाना ये नहीं है कि आप परीक्षा में पास हो या नहीं हो, उनके पैमाना अलग तरह के हैं। आप परीक्षा में पास हो जाओ, फर्स्ट डिवीजन हो जाओ, मेरिट में आ जाओ, इससे मतलब नहीं है। उनके पैमाने कई तरह के, अनुशासन उनका एक बड़ा पैमाना है। आई थिंक वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी उनका दिमाग में, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, उनका एक बड़ा पैमाना है। करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये उनका बड़ा पैमाना है।
मोदी जी के पैमाने अलग तरह के हैं। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि दिसंबर में पर्ची हट जाएगी। मुझे तो गोविंद डोटासरा का बयान हाल याद है कि वो कह रहे उपचुनाव से पहले कह रहे थे कि भजन लाल की पर्ची हट जाएगी। तो गोविंद डोटासरा जी, आपके कहने पे भजन लाल जी की पर्ची हटेगी या नहीं हटेगी ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके कहने से भजन लाल जी की पर्ची रह जाएगी, ये अलग बात है। आप जितना कहेंगे भजन लाल जी यहाँ पे मुख्यमंत्री उतने दिन रहेंगे, जितना आप ज़्यादा कहेंगे उतने दिन ज़्यादा रहेंगे। ना तो आपके कहने से, ना हमारे कहने से, ना किसी और के कहने से भजन लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री हटते और लगते। यहाँ मुख्यमंत्री हटाना और लगाना सिर्फ मोदी जी का काम है, क्योंकि मोदी जी अब उनके पैमाने अलग है। उनका पैमाना जीत हार का भी नहीं, उनके पैमाना डिफरेंट है। उनका ये है कि जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनका पैमाना है कि जीरो टॉलरेंस पे काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी के पैमाने अलग अलग तरह के हैं। पेपर लीक के विषय पे मोदी जी का ये था कि मोदी जी चाहते थे कि सारे पेपर लीक माफिया हैं वो पकड़े जाएंगे। मोदी जी ने यहाँ पे उपचुनाव विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि एक भी नहीं बचेगा। तो ये मोदी जी के पैमाने हैं कि यहाँ पे पेपर लीक माफिया पकड़े गए, मगरमच्छ पकड़े गए, मछलियाँ पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई, कि केवल खाली बयानों में पकड़े जा रहे हैं मगरमच्छ मछलियाँ, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे मोदी जी का अलग पैमाना है। तो इस उपचुनाव से किसी का करियर डिसाइड होगा या किसी का करियर खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी एक अच्छा परफॉर्मेंस इस चुनाव में कर रही है। वो दिख रहा है कि 3 सीटें बीजेपी यहाँ पे ला रही है। जो हमने एग्जिट पोल किया, हमने कई लोगों से बात की, हवा में हमने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। आप मेरे कॉल लॉग्स देख सकते हैं। तो आई गॉट अराउंड, मैंने मतलब ये 100 लोगों से इन्हीं 7 विधानसभा में बात की है, और वो अलग अलग विषय के जानकार हैं, अलग अलग लोग हैं, पत्रकार भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो न्यूट्रलिस्ट हैं। तो हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, उस आधार पे हमने ये आपको एग्जिट पोल दिखाया। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कौन आगे कौन पीछे, और स्क्रीन पे ये भी देख रहे हैं कि किसका बढ़त मिलेगी किसको। ये तो 23 तारीख को बताएगा, पूरा कवरेज दिखाएंगे, हम 23 तारीख को पूरा दिखाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, अभी तो सिर्फ टीजर है, और पिक्चर आना अभी बाकी है। पिक्चर 23 तारीख को आएगी। वो 23 वाली पिक्चर आप पूरी देखिएगा भारत अवतार पर। पिक्चर हम जरूर दिखाएंगे आपको, है ना। और आप पिक्चर पूरी देखना। उस पिक्चर के आधार पर भी लोग कह रहे हैं भजन लाल की पिक्चर तय होगी, लेकिन मैं नहीं मानता इसको। इस पिक्चर के आधार पर तय होगा तो सिर्फ नए विधायक तय होंगे। नमस्कार। तो एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पे भी है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आपके क्या आंकड़े हैं वो भी हमें आप बता सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।